और उन क्वेश्चंस को लेट्स हैव अ लुक। जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1 में सबसे पहला एरिया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लेट्स हैव अ लुक कौन कौन से एरियाज इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड कैसे उन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए। फर्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ द 3 generations to Indian freedom struggle. Very important topic for this year. Contribution of 3 generations to Indian freedom struggle. Second, contribution of youth to Indian freedom struggle. Third, INA trials and their role. INA trials, Indian National Army trials and their role. Fourth, Home Rule League movement. Home Rule League. Fifth, First World War and its ramifications on freedom struggle. First World War and its ramification या impact on the Indian freedom struggle. Sixth, administrative reforms in pre-independent India. Administrative reforms in pre-independent India. Seventh, ideological contribution of concepts of violence and non-violence to freedom struggle. I repeat, ideological contribution of the concept of violence and non-violence to Indian freedom struggle. And 8th, role of personalities. मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पहला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 generations टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 3 generations मीन्स 3 generations की बात कहां पे हुई है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपने पढ़ा है? 3 generations की बात कहां पे हुई है? सबसे पहले कांग्रेस में बात हुई है। कांग्रेस में कब बात हुई है? पहले कांग्रेस के पहले नहीं। 3 generations की बात सबसे पहले फ्रीडम मूवमेंट में कहां अराइज किया था? यस, नो। 3 generations means it's asking age wise 3 generations. 3 generations means age wise, old age, youth, the college students, all the 3. ठीक है, आपको एज नहीं बताना है, आपको बताना। देखिए कहां सबसे पहले बात हुई थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर कॉलेजेस। ठीक है, वहां पे सबसे यंग जनरेशन, उसके बाद उससे मैच्योर जनरेशन लीडरशिप में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस का रोल, एंड ओल्ड एज का फॉर एग्जांपल द मॉडरेट्स ऑफ द यस्टर ईयर्स। आपको 3 जनरेशन का बताना है। पहला जनरेशन इज द यूथ हु इज इन द कॉलेजेस एंड स्कूल्स, जिसने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ा, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। सेकेंड, यूथ के आगे अडल्ट एज में जो लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल 1920 के आसपास जवाहरलाल नेहरू वाज वन सच लीडर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सुभाष चंद्र बोस वाज वन सच लीडर। ये सेकेंड जनरेशन हो गया। थर्ड जनरेशन, ओल्ड एज पीपल, मॉडरेट, दादाभाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 3 जनरेशन। इन 3 जनरेशन्स का आपको कंट्रीब्यूशन बताना है। सबसे पहला यूथ का कंट्रीब्यूशन, 1 पैराग्राफ। सेकेंड, अडल्ट पीपल कंट्रीब्यूशन, 2nd पैराग्राफ। 3rd पैराग्राफ, ओल्ड एज पीपल कंट्रीब्यूशन। आप किस किस फील्ड में दिखाओगे कंट्रीब्यूशन? यस, आई होप यू आर गेटिंग द आंसर ना। 3 generations आई हैव टोल्ड इन विच फील्ड्स यू विल शो द कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कॉलेज स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज छोड़ा, ये कंट्रीब्यूशन दिया। वो मास मूवमेंट में आ गए, कंट्रीब्यूशन दिया। उधर यूथ में हम देख रहे हैं दिस शहीद भगत सिंह, ही वाज आल्सो यूथ ना। रिवॉल्यूशनरी मोड को उन्होंने सपोर्ट किया, वो आगे ले गए उसे 1920s में, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया।
ऐसे ही एडल्ट्स में भी हम देखेंगे 2 लेवल पर कंट्रीब्यूशन, ओल्ड एज में भी 2 लेवल पर कंट्रीब्यूशन. व्हाट आर दिस 2 लेवल्स? प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन एंड आइडियोलॉजिक कंट्रीब्यूशन. प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन एंड आइडियोलॉजी. व्हाट इज आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन? आइडियाज के ग्रोथ में हेल्प. एग्जांपल, शहीद भगत सिंह, यूथ, आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म. शहीद भगत सिंह का रोल. प्रैक्टिकल में यूथ का रोल. कॉलेज स्टूडेंट्स ने अपना कॉलेज छोड़ा, फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया, मास मूवमेंट को सपोर्ट किया, वहां पे यूथ का प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन. गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड, अडल्ट लीडर्स. आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन. आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, एक्सट्रीमिस्ट. कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट आए थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. adulthood, ideological contribution, provided an alternative path to moderate mode of struggle. दिया ideological contribution. Practical contribution, provided the much needed masses to the mass movement of Gandhi ji, या during Swadeshi movement, या during non-cooperation, civil disobedience and Quit India movement. Quit India movement में especially जयप्रकाश नारायण and his कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जितने लीडर्स थे वो सारे ये अडल्ट लीडर्स ये पार्टिसिपेटेड. आइडियोलॉजिकल, प्रैक्टिकल. ओल्ड एज, आइडियोलॉजिकल, प्रैक्टिकल. आइडियोलॉजिकल में मॉडरेट्स का रोल. मॉडरेट प्रोवाइडेड द फर्स्ट वे ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. सेकंड, गांधी जी का रोल. ही वाज आल्सो ओल्ड एज पर्सनालिटी. प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन, सच लीडर्स लेड ऑल द मास मूवमेंट. गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने लीड किया था? गांधी जी ने लीड किया था. ओल्ड एज पर्सनालिटी लीडिंग द मास मूवमेंट. प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन. 3 जनरेशंस, यूथ, अडल्ट, ओल्ड एज. आइडियोलॉजिक, प्रैक्टिकल. आइडियोलॉजिक, प्रैक्टिकल. आइडियोलॉजिक, प्रैक्टिकल. 2 लेवल्स पे दिखा दीजिए. ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. आपको 6 एस्पेक्ट्स डील करने हैं. 2 एस्पेक्ट्स इन ईच जनरेशन. हो जाएगा? इसको याद रखिए कि आपको यहाँ स्ट्रेटेजिक वर्ड्स रहेंगी. फॉर एग्जांपल, ओल्ड एज, मॉडरेट्स, यूथ, ये कहते हैं अडल्ट लीडर्स में एक्सट्रीमिस्ट. गॉट इट? यूथ में रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज रिगार्डिंग दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 जनरेशंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. आजकल फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही फोकस रह रहा है. सेकंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूथ टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. 20 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है. सेकंड टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ. कैसे दिखाओगे इसे? अगेन द सेम वे, आइडियोलॉजिक, प्रैक्टिकल. अब आइडियोलॉजिक में आपको 3-4 दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन यूथ का. प्रैक्टिकल में 3-4 कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. एट द बैक, फ्रीडम स्ट्रगल, यूथ. Last year, contribution of women came in the freedom struggle. Contribution of foreigners came in the freedom struggle. This year, youth is very important. Plus, contribution of 3 generations is very important. Youth का contribution कहाँ रहा है? Yes, बताइए. Contribution of youth to Indian freedom struggle, ideologic and practical. ऐसे ही aspect में deal कीजिएगा आप. History questions. Youth कैसे बिगिन कीजिएगा ऐसे आंसर को? I had discussed the contribution of youth to Indian freedom struggle. How will you begin such answers? First sentence I want. Write it down. First sentence I want. Contribution of youth to Indian freedom struggle. कैसे शुरू कीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को? किसी भी चीज का कंट्रीब्यूशन आ रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, कैसे बिगिन कीजिएगा आप आंसर? कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ या कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेनर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी. आप बिगिन कैसे कीजिएगा? इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमरस पर्सनैलिटीज, न्यूमरस पीपल, न्यूमरस जनरेशन. ओल्ड, यूथ, यंग, ये क्या कहते हैं अडल्ट, कॉमा, रिवोल्यूशनरीज, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, कॉमा, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, कॉमा, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया. आपको ये पहले सेंटेंस में लिखना है. आउट ऑफ विच youth had their own place. समझ में आ रही है बात? Don't begin
starting from you, begin from Indian freedom struggle, descend to the topic after that. First sentence, Indian freedom struggle, Indian independence was achieved because of numerous contributions from various quarters of the Indian population, of which youth had their own contribution. Their contribution can be looked into the aspects of ideological contribution and practical contribution. Firstly, ideological contribution. अब यहाँ पे आइडियोलॉजी में एक्सट्रीमिस्ट का आना, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का आना, सुभाष चंद्र बोस के आईएनए का आना, आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन. प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन, स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना, नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन. आई होप यू आर गेटिंग इट. Ideology means contribution in terms of ideas. Practical means contribution in terms of practicality. Practical उन्होंने क्या किया था, हो जाएगा आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिकल. तो आज से किसी का भी कंट्रीब्यूशन पढ़ना हो, आप 2 लेवल पे पढ़िएगा, वहाँ 2 लेवल पे दिखाइएगा एटलीस्ट, हो जाएगा. नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन देखिए आपको. अब देखिए आइडियोलॉजिकल में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ सकता है, आइडियोलॉजिकल में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन. डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन एग्जांपल, ये शहीद भगत सिंह gave a method of revolutionary nationalism, given impetus to revolutionary nationalism in India. Indirect contribution, indirect ideological contribution. Bal Gangadhar Tilak through his literature went on to increase awareness amongst the Indian citizens. समझ में आ रही है बात? So whatever I am saying, ideological and practical, that means आप एक grounded aspect है आंसर करने का. आप उसमें और डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड कीजिए, और बातें डाल सकते हैं, डालिए. ये मिनिमम है हिस्ट्री के आंसर में. नेक्स्ट, INA ट्रायल्स एंड देयर रोल. INA, यस एग्जैक्टली. अगर आपके पास टाइम है, जीएस में टाइम कम रहता है, टाइम है अगर आपके पास, go on to say contribution in ideology, contribution in practical. Ideological contribution 1, 2, 3, practical 1, 2, 3. Ultimately all leads to Indian independence. सर उसके बाद भी पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है? नहीं, अगर आपने ये बना दिया पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं है. Once you are drawing flow charts in GS, no need to write in paragraph format. Simple. Got it? लेकिन अगर क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एवेल्युएट, जो मैंने कल बताया थे वर्ड्स, स्ट्रेटेजिक वर्ड्स, अगर वो वर्ड्स आए हैं, फ्लो चार्ट काम नहीं करेगा. डोंट ड्रॉ फ्लो चार्ट्स इन दैट, बिकॉज यू डोंट नीड फ्लो चार्ट्स इन दोज क्वेश्चंस. दे आर एनालिटिकल बेट ऑफ क्वेश्चंस, यू डोंट नीड फ्लो चार्ट्स. आई होप यू आर गेटिंग इट. कल मैंने डिस्कस किया था क्रिटिकली एनालाइज, ऐसे वर्ड में फ्लो चार्ट नहीं चलेगा. डिस्क्राइब, फ्लो चार्ट चल जाएगा. एलाबोरेट, फ्लो चार्ट चल जाएगा. एनालाइज, फ्लो चार्ट चल जाएगा. क्रिटिकली एनालाइज, फ्लो चार्ट नहीं चलेगा. नेक्स्ट, INA ट्रायल्स एंड रोल. INA ट्रायल्स, आई होप यू हैव रेड दिस ना. INA ट्रायल्स, इंडियन नेशनल आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के सपोर्ट के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सुभाष चंद्र बोस के अंडर में इंडियन नेशनल आर्मी वेंट ऑन टू अचीव न्यूमरस सक्सेस. येट जापान के डिफीट के साथ INA भी डिफीट हो गई. उसके ट्रायल्स हुए थे, क्या कहते हैं, इंडिया में. जो उसमें पकड़े गए थे आर्मी पर्सनल, उनके ऊपर ट्रायल्स चले कि आप यू हैव बीन अ ट्रेटर टू इंडिया. आप इंडिया के खिलाफ जाकर जापान के साथ सपोर्ट लेकर आपने ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कंस्पिरेसी की. INA ट्रायल्स हुए थे. उसका रिजल्ट क्या हुआ था? यस, छोड़ दिया गया था. इट वॉज इन रिवर्स टू व्हाट एट द टाइम ऑफ शहीद भगत सिंह हैपेंड. शहीद भगत सिंह का ट्रायल हुआ था, उस समय नहीं छोड़ा गया था, इस बार छोड़ दिया गया. सेम थिंग वाज देयर ना, ट्रेटर. ब्रिटिश ने कहा कि आप भी ट्रेटर हैं शहीद भगत सिंह को, उन्हें फांसी की सजा दी गई. INA के जो पर्सन थे उन्हें भी कहा गया ट्रेटर, उन्हें भी फांसी की सजा मिलती अगर ब्रिटिश स्ट्रांग होते. ब्रिटेन वाज डिस्ट्रॉयड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उनका एटीट्यूड चेंज कर गया था. इंडिया की तरफ से राइज पे था पूरा नेशनलिज्म. Everyone shouted against this INA trials. British were forced to leave these people. उनके ऊपर ट्रायल्स नहीं चल पाए. INA trials.
ये आईएनए ट्रायल्स है। इसका रोल या इम्पैक्ट, आईएनए ट्रायल्स का रोल क्या रहा है? फर्स्ट, इट वेंट ऑन टू सिग्निफाई द चेंज ऑफ ब्रिटिश एटीट्यूड। ब्रिटिश का एटीट्यूड पहली बार चेंज दिखा इंडिया के लिए। सेकेंड, it signified that Indians were now united and they could no longer wait for freedom. Third, it went on to achieve the climax phase of Indian freedom struggle. Climax आ गया था, अब कुछ समय की बात थी फ्रीडम आने में। एंड फोर्थ, आईएनए ट्रायल्स के कारण रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी, हमें देखते हैं आगे, रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी इसी से डिराइव किया इंस्पिरेशन लोगों ने। आईएनए ट्रायल्स का रोल यही है। आपको यहाँ लिंक भी करना है, अगर आप करंट से लिंक कर सकते हैं कुछ। आईएनए ट्रायल्स, आईएनए को लेकर अभी न्यूज में इशू था। क्यों इशू था? सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के डिफीट होने के बाद सुभाष चंद्र बोस बोर्डेड अ प्लेन टू गो बैक टू जापान। द प्लेन क्रैश्ड, सुभाष चंद्र बोस डिसअपीयर्ड। आज तक उनके डिसअपीयरेंस के ऊपर मिस्ट्री है। उस पर कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कुछ सबमिट किया। उस कमेटी पे इसी साल अगस्त में आरटीआई हुआ था। आरटीआई किसी ने किया कि कमेटी की रिपोर्ट चाहिए, पब्लिक करिए आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई का रिपोर्ट, आरटीआई के जवाब में लिखा कि वी कैनॉट मेक इट पब्लिक बिकॉज whatever report the committee has given, it's essential for the security of our country. इसीलिए ये न्यूज में आईएनए ट्रायल्स। गॉट इट? आपको लास्ट सेंटेंस लिंक कर देना है, बिकॉज ऑफ लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, इस साल आरटीआई हुआ उस पर। आरटीआई जवाब में भारत सरकार ने क्या कहा? सिक्योरिटी इश्यू है, अभी हम नहीं पब्लिक करेंगे, बाद में पब्लिक करेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गॉट इट? और जहां पे भी करंट से आप लिंक करते हैं, लिंक कीजिए आप इसको। गॉट इट? नेक्स्ट, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स रैमिफिकेशंस ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 100 इयर्स कंप्लीट हुए ना इस साल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी, इंडियन हिस्ट्री के लिए भी। रैमिफिकेशंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे शॉर्ट में लिखना है आपको। This question it can come of 15 marks or 20 marks, 150 words. 150 words में 30 words or 40 words hardly upon World War, First World War. Ramification is Indian freedom struggle. Next 100 words. Ramification means impact. Indian freedom struggle कैसे impact हुआ इसकी कहानी। तो Indian freedom struggle पे impact कैसे दिखाना है? Short term impact, long term impact. Short term उस समय क्या क्या हुआ, 2 points. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, बाद में क्या क्या हुआ उसका कंसिक्वेंस, 2 पॉइंट। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, उस समय क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स दे थॉट दैट विल सपोर्ट ब्रिटिश, नहीं, ब्रिटिश इन टर्न विल सपोर्ट अस आफ्टरवर्ड्स। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द इंटेंसिटी लेसेंड एट द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकॉज इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थॉट दैट सपोर्टिंग ब्रिटिश वुड बी गुड नाउ। फर्स्ट। सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इंडियन इंडस्ट्री पे क्या हुआ? इंडियन इंडस्ट्री ग्रो कर गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। क्यों? यूरोप का इंडस्ट्रियल जो क्या कहते हैं बेल्ट था, वो डिस्ट्रॉय हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एंड इंडिया बिकेम द सोर्स सेंटर। इंडियन इंडस्ट्री फ्लरिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 2 इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक किया, ब्रिटेन इन्वॉल्व इंडिया इनटू द वॉर। इसका ये इंपैक्ट हुआ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लॉन्ग टर्म में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ब्रेक किया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। क्यों? वी आर नॉट इन सपोर्ट। हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था दिस खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई सम Muslim leaders na in support of Khalifa of the Turkey. Turkey was on the other side of Britain. Long term impact, 2 long term impact. एक खिलाफत मूवमेंट, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया क्योंकि हमें पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने एक गलती कर ली है। क्या गलती की थी? हम लोगों ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था, हमें उसका रिवर्स नहीं मिला फायदा।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने वेट नहीं किया. द डे ब्रिटेन अनाउंस दैट इंडिया इज अ पार्टी टू ब्रिटेन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी रिजाइन, द कॉमर्स मिनिस्ट्री इज रिजाइन. आई होप यू हैव रेड दिस ना. लिंक कर दीजिए इसको. दो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, दो लॉन्ग टर्म. एंड कीजिए ऐसे आंसर को फिर से वही. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रिसेंटिंग न्यूज. हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इसने हमें कुछ एक्सपीरियंस दिया. दैट कॉलोनियल मेंटालिटी ब्रिटेन की कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं आने वाली. इट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट इंडिया. और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना फ्रीडम स्ट्रगल कैरी आउट किया, बिना कोई ब्रेक के, बिना कोई जोड़ के. आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कैरी आउट हुआ था. इट वॉज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस वी गेन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हो जाएगा. लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन में आपको लिंक करना है इसे करंट कंटेक्स्ट. रिसेंटली न्यूज, दिस एंड दिस, लिंक करना ही है. यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज के नेम्स दिए हैं मैंने. इनका रोल आ सकता है. इनका रोल, एक चीज याद रखिए, इनका रोल आपको दिखाना है. इफ दे वर लिविंग आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इफ दे वर लिविंग आफ्टर दैट ऑल्सो, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में रोल, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में रोल. गेटिंग माय पॉइंट. सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले भी रोल था, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी रोल. उसके बाद प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में मूवमेंट्स में रोल, आइडियोलॉजी में रोल. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉलिटिक्स में रोल, एडमिनिस्ट्रेशन में रोल. 2 या 3 फील्ड्स में रोल दिखा दीजिए. गॉट इट. पर्सनैलिटीज में एक चीज याद रखिए, मैंने कुछ पर्सनैलिटीज के नेम्स दिए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, जिनकी भी आप समझ लीजिए बर्थ ईयर 2014 लाइक करता है, उसमें से कोई पर्सनैलिटी आ सकती है. यूपीएससी गोज ऑन टू आस्क सच पर्सनैलिटी, या किसी पर्सनैलिटी का योजना या कुरुक्षेत्र में अगर कोई भी आर्टिकल छपा है वो पक्के से आएगा यूपीएससी में. फॉर एग्जाम्पल वंस 2007-8 शहीद भगत सिंह के ऊपर पूरा योजना का इश्यू था. शहीद भगत सिंह के ऊपर आ गया था क्वेश्चन. वन मोर थिंग, शहीद भगत सिंह के ऊपर या रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है. रिवॉल्यूशनरीज ने अपना रोल प्ले किया ना. उनका क्या आइडियोलॉजी था? ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटिंग इंडिया. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अटैक करेंगे ब्रिटिश को, कॉन्स्पिरेसी करेंगे, बॉम्ब अटैक करेंगे, किल करेंगे. रिवॉल्यूशनरीज का अगर आप वर्ड वहां मेंशन कीजिएगा, पेपर में वहां से आएगा रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म. आपको रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म मेंशन नहीं करना है आंसर में. रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. टेररिज्म इज अ बैड वर्ड ना. रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, व्हाट इज टेररिज्म? यस, व्हाट इज टेररिज्म? यस, टेररिज्म इज एनी एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो ब्रिटेन ने शहीद भगत सिंह को टेररिस्ट बोला था. हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग तो इंडियंस हैं. रेवोल्यूशनरी टेररिज्म आता है वर्ड, इस पे बहुत 2007-8 शहीद भगत सिंह के ऊपर बहुत इश्यू क्रिएट हुआ था. दैट इज ही अ टेररिस्ट. तो यूपीएससी ने वहां मेंशन किया था ये वर्ड. आपको मेंशन नहीं करना. क्यों? यूपीएससी ने मेंशन किया था, ब्रिटिश ने जैसे वर्ड्स कहे थे वही मेंशन कर दिया. यू हैव टू मेंशन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. Shahid Bhagat Singh was a terrorist in the eyes of British. He is a nationalist in the eyes of Indians. Got it? So this was regarding role of personalities. मैंने कहा जिसका भी योजना में छपा है कोई आर्टिकल, जिसके ऊपर भी आएंगे, या जिनका बर्थ ईयर फॉल कर रहा है अभी, वो उनका आएगा, या 25 ईयर्स या 50 ईयर्स हुआ है डेथ का, उनका आ सकता है. ठीक है. Otherwise these 4 are important. Next important एक क्वेश्चन है, आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ वायलेंस एंड नॉन वायलेंस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. वायलेंस एंड नॉन वायलेंस दोनों का इस्तेमाल हुआ है ना फ्रीडम स्ट्रगल में. यस, अगर आ गया क्वेश्चन, डिस्कस अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वायलेंस एंड नॉन वायलेंस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल.
ideological contribution. How will you deal such question? Yes. एक चीज तो मैं बोलूंगा, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स दे रहे हैं, प्लीज जाके बिपिन चंद्रा का एक चैप्टर है उनकी बुक में आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन के ऊपर, आप उसको थोड़ा पढ़ लीजिए एट द एंड ऑफ द बुक, जस्ट रीड दैट चैप्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मैंने कहा फर्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमरस आइडियोलॉजीज, न्यूमरस पर्सनालिटीज. आइडियोलॉजीज कौन कौन सी थी फ्रीडम स्ट्रगल में? यस बताइए, कौन कौन से आइडियाज थे फ्रीडम स्ट्रगल में? पहला, शुरू से शुरू कीजिए, 1857 के पहले सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स हुए थे, ये भी तो आइडिया है ना. इनका क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में? सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स. यस्टरडे यू हैव गॉट दैट फ्लो चार्ट ना, उसमें दिया हुआ है सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में. इसने कैसे हेल्प किया, इस पे सवाल आ चुका है, कैसे हेल्प किया इसने? यस बताइए. सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स, व्हाट वाज देयर इन सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला था लीविंग ऑल द ट्रेडिशनल आइडियाज बिहाइंड, टेकिंग न्यू आइडियाज ऑफ रैशनैलिटी, साइंटिफिक रीजनिंग, न्यू थिंकिंग फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड. यही ना किया. तो रैशनैलिटी आया मेरे अंदर में, साइंटिफिक रीजनिंग आया मेरे अंदर में, मेरे पास पहले नहीं था, मेरे अंदर में आया ये रीजनिंग का पॉइंट. तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा ना. साइंटिफिक रीजनिंग हेल्प्स एनी इंडिविजुअल टू क्वेश्चन द सराउंडिंग्स. तो इंडियंस ने क्या किया, साइंटिफिक रीजनिंग उनके अंदर आया तो उन्होंने क्वेश्चन किया ब्रिटिश रूल कैसा है, तब उन्हें लगा ये हमारे खिलाफ है. नहीं. सो फर्स्ट पॉइंट वेयर सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स helped in Indian freedom struggle, they helped Indians to imbibe the concept of scientific reasoning, which ultimately helped them to question the nature of British rule. उसी के बाद तो लड़ाई शुरू हुई ना, मॉडरेट्स जुड़े, एक्सट्रीमिस्ट आए, गांधी जी आए, फिर आगे इसने बेस प्रदान किया. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स पे में फोकस था लोअर कास्ट के ऊपर था. कास्ट सिस्टम हटाना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, जो क्या कहते हैं लोअर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उन्हें हटाना है. तो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स ने हमारे अंदर में, कॉमन इंडियन के अंदर में इक्वालिटी का कंसेप्ट लाया, एक्सप्लॉयटेशन रिमूव करने का कंसेप्ट लाया, एम्पावरमेंट का कंसेप्ट लाया, जिसके कारण पूरी सोसाइटी यूनाइट हो गई. वुमेन भी आगे वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड, लोअर कास्ट दे केम अहेड, एक्सप्लॉयटेशन डिक्लाइंड एंड फ्रीडम स्ट्रगल में सबने पार्टिसिपेट किया. व्हाट इट सेकंड पॉइंट जहां पे सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स ने कंट्रीब्यूट किया. थर्ड, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स ने हमारे अंदर में अवेयरनेस बढ़ाया कि यस, हम लोग को अगल बगल सब देखकर चलना चाहिए, हमें अपने राइट्स पता रहने चाहिए, हमें हमारी ड्यूटीज पता रहनी चाहिए. अवेयरनेस बढ़ा तो हमें ये मालूम चला कि ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज उठानी शुरू की. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स ने अवेयरनेस बढ़ाया. एक पूना वाला जो बंदा था, जो फ्रीडम फाइटर था, वो बंगाल वाले बंदे से जाकर मिला ना, बंगाल वाला पंजाब वाले बंदे से जाकर मिला. ओवरऑल कम्युनिकेशन बढ़ा सबके बीच में. इसके कारण कांग्रेस का गठन हुआ. सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स ने कंट्रीब्यूशन किया फ्रीडम स्ट्रगल. फिफ्थ, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स आगे जाके हम देख रहे हैं गांधी जी के कंसेप्ट्स, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यहीं से निकले हुए थे. नहीं, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, स्वदेशी, यहाँ पे थे सारे कंसेप्ट्स. गांधीयन मोड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वाज अनदर वर्जन ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स. कंट्रीब्यूशन एंड करना है आपको कैसे. सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किए, आज तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन वन फॉर्म और दी अदर. एंड इन्हें ब्रॉड माइंडेडली अगर हम देखें तो दे वर नॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, दे वर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स
और आज भी जहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ रिफॉर्म्स हो रहे हैं। आप आज का कोई एग्जांपल कोट कर दीजिए वहां रिफॉर्म्स जहां पे हो रहे हैं। गॉट इट? समझ में आ गई बात? हो जाएगा। ये एक आइडियोलॉजी था सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स। एक आइडियोलॉजी था मॉडरेट्स, नहीं कांग्रेस में। एक आइडियोलॉजी था एक्सट्रीमिस्ट था। सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। मॉडरेट आइडियोलॉजी क्या था? आइडिया ऑफ मॉडरेट्स फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था? हमें फ्रीडम स्ट्रगल कैरी आउट करना है मॉडरेट मेथड से, नहीं पिटीशन करना है, लिखना है प्रेस में, डिस्कशन करना है एंड ब्रिटिश को जाके बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रिटिश अगर नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश अपना काम करें, हम बताएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। मॉडरेट्स वर इन द कांग्रेस इन द फर्स्ट हाफ ना 1885 से लेकर 1905 तक हम देख रहे हैं मॉडरेट्स थे। आपके पास कल फ्लोचार्ट गया है जो मैटर, उसमें मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जस्ट गो इनटू द डिटेल्स, घर पे जाइएगा देख लीजिएगा। आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन। एक सवाल आता है कि मॉडरेट्स का जो तरीका था क्या वो सही था या गलत था? ये सवाल आ सकता है। यस, was the moderate method of struggle, of petition, press, writings, discussion, was it good or bad in the Indian freedom struggle? Comment. क्या है बताइए? गुड, अच्छा तरीका था। क्यों? एक्सट्रीमिस्ट ने तो उन्हें क्रिटिसाइज किया था that they are armchair politicians and इनसे कोई काम नहीं होगा, ये बैठे बैठे सारी फिलॉसफी देते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। गुड था उनका फ्रीडम स्ट्रगल? यस, गुड था ना? कैसे आपको बताना है गुड था? इट वॉज गुड इन दोज सर्कमस्टेंसेस। उस समय 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियन पॉपुलेशन वॉज शेकन, वायलेंस का यूज हुआ था, लेकिन हम लोग डिफीट हो गए थे। हमारे सेंटिमेंट्स अननर्चर्ड थे, हमारे सेंटिमेंट्स, वी वर अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश। हमारे सेंटिमेंट्स को नर्चर किया किसने? मॉडरेट्स ने। हमें साथ लाया किसने? मॉडरेट्स ने। हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया कांग्रेस, किसने? मॉडरेट्स ने। हमें साथ मिलकर बैठकर डिस्कशन करने की एबिलिटी प्रदान की, किसने? मॉडरेट्स ने। हमें पिटीशन करने का तरीका बताया, प्रेस को यूज करने का तरीका बताया, संवैधानिक तरीकों के बारे में अवगत कराया, किसने? मॉडरेट्स ने। उस समय मॉडरेट्स मेथड बाद में गांधी जी ने भी अडॉप्ट किया था। कहीं ना कहीं उनका मेथड नॉन कोऑपरेशन में मॉडरेट मेथड था। मॉडरेट इज ऑल अबाउट बीइंग मॉडरेट। हम कुछ भी वायलेंस नहीं करेंगे, सिंपल। गांधी जी ने यही किया था नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस में। तो आपको लिखना है एंड में, मॉडरेट मेथड एक ऐसा डीपली एम्बेडेड मेथड था इंडियन हिस्ट्री में जो कि कभी हटाया नहीं जा सका। बाद में गांधी जी आए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने किया। इसे आगे जाके हम देख रहे हैं हमारा संविधान बना, तो जो संवैधानिक तरीके उन्होंने बताए थे, पिटीशन, डिस्कशन, सारी बातों को महत्व दिया गया, हमारे संविधान में दिया गया। और आज हमारे पार्लियामेंट में मॉडरेट मेथड से ही प्रोटेस्ट होता है ना? नहीं, सिंपल आपको करंट रेलेवेंस में दिखाना है। गॉट इट? Moderate methods are deeply embedded even in today's politics. Current relevance. Finish off. Got it. Third, extremist. Extremist कब आए थे? 1890s में शुरू हुआ उनका आना। बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंदो घोष। They believed in extreme measures. Moderates बैठकर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ होगा नहीं इससे। इन्होंने कहा सड़क पे उतरना पड़ेगा, लोगों को लीड करना पड़ेगा, मास प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एजिटेशन करना पड़ेगा, प्रोसेशन निकालना पड़ेगा, सड़क पर बैठकर धरना देना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। एक्सट्रीमिस्ट, इन्होंने क्रिटिसाइज किया मॉडरेट्स को। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन है, पहली बार इन्होंने हमें स्वदेशी कंसेप्ट बारे में बताया। बंगाल एंड पार्टीशन मूवमेंट जो हुआ था, एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट,
स्वदेशी कल्चर के बारे में पहली बार आगे जाकर गांधी जी से लेते हैं अपने मूवमेंट में, हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्वदेशी, concept of स्वदेशी was given by this. Second, concept of mass movement, first time गांधी जी ने आगे किया, इन्होंने सबसे पहले शुरू किया। थर्ड, प्रोसेशन, निकालने का। क्विट इंडिया मूवमेंट में हम देखते हैं गांधी जी जब जेल से रिलीज हुए, फोर्थ स्टेज में क्विट इंडिया मूवमेंट में प्रोसेशंस निकाले गए थे। शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने रिलीजियस प्रोसेशंस शुरू किया था इन्होंने। फोर्थ, पहली बार इन्होंने प्रैक्टिकल में कांग्रेस को रूरल एरिया में पहुंचाने की बात कही। एक्सट्रीमिस्ट, कांग्रेस became now an organization of the common people. It was before organization of middle class people. Extremist, contribution of extremists. ये दूसरी ये थर्ड आइडियोलॉजी थी। फोर्थ आइडियोलॉजी रेवोल्यूशनरीज, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। नहीं, रेवोल्यूशनरीज फर्स्ट स्टेज सावरकर ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स, नहीं, खुदीराम बोस 1900 के आसपास। सेकंड स्टेज हम देख रहे हैं शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्या सेन 1920s के आसपास, 1920s में 1930s के आसपास तक दोनों फेज हुआ है। इनका क्या बिलीव था? दे टोल्ड दैट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स दे आर ब्लडी पीपल, दे कांट डू एनीथिंग, ओनली वी कैन डू समथिंग। क्या करना है? ब्रिटिश पीपल आर आवर एनिमीज, हमें अटैक करना है, वी हैव टू किल देम। ये एक स्टेप और आगे आ गए एक्सट्रीम एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। एक्सट्रीमिस्ट क्या कह रहे थे? एजिटेट करना है, मैक्सिमम हमें उनके खिलाफ स्लोगन्स बोलने हैं, ब्रिटिश के खिलाफ। इन्होंने क्या कहा? स्लोगन्स बोलने से कुछ नहीं होगा यार, वी हैव टू फायर अपॉन देम, तभी कुछ होगा। तो किल करने की बात, बॉम्ब्स फेंकने की बात रिवॉल्यूशनरीज लेके आए। ये फेड अप हो गए थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट से। ये कौन थे? यूथ, नॉट हैविंग पेशेंस, समय नहीं है, जल्दी से इंडिपेंडेंस अचीव करना है। रिवॉल्यूशनरीज फर्स्ट फेज सावरकर ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स, खुदीराम बोस। सेकंड स्टेज शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। दोनों स्टेजेस हुए, दोनों में क्या फर्क था? पहला स्टेज सावरकर ब्रदर्स के समय का स्टेज इंडिविजुअल हेरोइक्स पे फोकस था। आप देख रहे हैं इंडिविजुअली जाके कोई मार रहा है किसी को, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, इंडिविजुअल बंदा जा रहा है सामने। सेकंड स्टेज ग्रुप हेरोइक्स पे फोकस था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी नहीं, 4 लोग मिलकर काम करेंगे। फर्स्ट स्टेज कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था। सेकंड स्टेज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था, नौजवान सभा बना था। नो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट स्टेज रिवॉल्यूशनरीज नो प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है। मन किया सुबह उठे, मन किया कि नहीं बॉम्ब फेंकना है हमें, उठे बॉम्ब उठाए जाकर थ्रो कर दिए, जिसमें फेंकना है। सेकंड स्टेज प्लानिंग, डीप प्लानिंग। फर्स्ट स्टेज लोकलाइज्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, महाराष्ट्र के बंदे महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कर रहे हैं, बंगाल के बंदे बंगाल में कर रहे हैं। सेकंड स्टेज शहीद भगत सिंह ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, चंद्रशेखर आजाद ऑल द वे फ्रॉम उत्तर प्रदेश। रीजनल रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स बन गए थे। नॉर्थ इंडिया का एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फर्स्ट स्टेज बहुत ज्यादा मार्क्ड प्रेजेंस नहीं दिखाया ब्रिटिश के ऊपर, ब्रिटिश वर नॉट वरीड अबाउट दैट। सेकंड स्टेज ब्रिटिश वर वरीड इन डिटेल दैट शहीद भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, इनके शहीद भगत सिंह का ट्रायल ही दिखाता है कि दे वर वरीड दैट यस दे कैन गो ऑन टू डू समथिंग मोर। So this was all the difference between first stage revolutionaries, second stage revolutionaries. ये क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रीब्यूशन रिवॉल्यूशनरीज का, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव पाथ टू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट मोड्स। सेकेंड गेव अ डायरेक्शन टू द यूथ ऑफ द कंट्री, सारे यूथ लोग इन्वॉल्व थे इसमें। व्हाट इट? थर्ड provided inspiration to Subhash Chandra Bose for INA heroics
सुभाष चंद्र बोस शहीद भगत सिंह से इंस्पायर हुए थे। 1928 के आसपास की बात है। ऑल ओवर कंट्री ही वेंट ऑन टू क्या कहते हैं विजिट, एंड सबके मन में उन्होंने बताया कि शहीद भगत सिंह ने हीरोइक्स किया है, ही मस्ट बी क्या कहते हैं गिवन द प्लेस ऑफ अ नेशनल लीडर। सुभाष चंद्र बोस इनसे इंस्पायर हुए थे। फोर्थ, कहीं ना कहीं जब भी जनता बाकी मोड से, फॉर एग्जांपल मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट मोड से, व्हेन दिस वाज एग्जॉस्टेड, जनता को ये इन्होंने मेथड प्रदान किया कि नहीं, हमारे पास भी एक तरीका है, अभी फ्रीडम स्ट्रगल कैरी आउट किया जा सकता है। इन दो मेथड से नहीं हुआ, हम हैं यहाँ पे। शहीद भगत सिंह के समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से नहीं हुआ, हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग कैरी आउट करेंगे। गॉट इट? प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव मोड to the Indian people that yes, there is one more method of carrying out the freedom struggle. No need to get frustrated. Got it? And last, इनका कहीं पे भी, जो सेकेंड स्टेज है रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का, इनका कहीं पे भी फोकस अगेंस्ट ब्रिटिश प्योरली नहीं था। इनका फोकस था अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लस अगेंस्ट द रिच पीपल, कैपिटलिस्ट क्लास। शहीद भगत सिंह वो सोशलिज्म से अफेक्ट किए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास डुअल स्ट्रगल करना है, हमें एक स्ट्रगल करना है ब्रिटिश पीपल को हटाना है, एक स्ट्रगल करना है कैपिटलिस्ट क्लास को हटाना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ये एक थर्ड आइडियोलॉजी हो गया। इसी आइडियोलॉजी को वायलेंस भी कहते हैं, इसको नॉन वायलेंस कहते हैं। प्लस यहाँ पे गांधी जी को ऐड कर दीजिए। 3 areas in violence, non-violence ideology you have to show. यही क्वेश्चन है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन वायलेंस एंड वायलेंस आइडियोलॉजीज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वायलेंस में रिवॉल्यूशनरीज एंड INA, नॉन वायलेंस में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट गांधी जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल डील हो गया इस क्वेश्चन में? यही उनका एम था क्वेश्चन पूछने का। एंड व्हाट यू विल राइट इन नॉर्मल केसेस, वायलेंस मींस रिवॉल्यूशनरीज, नॉन वायलेंस मींस गांधी जी सिंपल। यहाँ पे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट भी पूछा गया था, वायलेंस में पूछा गया है रिवॉल्यूशनरीज INA। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? दैट वाज what can be asked in Indian national movement. एक और क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना? What is administrative reforms? Administrative reforms, what is the meaning? Reforms in administration. Reforms means changes, gradual changes. ब्रिटिश इंडिया में क्या ऐसा हुआ था, चेंजेस हुए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, Indian Councils Act 1861, Indian Councils Act 1892, Morley Minto reforms 1909, Montagu Chelmsford reforms 1919, Government of India Act 1935। ये आपको डील करना है। लास्ट पैराग्राफ में आपको ये भी डील करना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो हो गए, इसके अलावा कुछ स्टेप्स लिए गए 1935 के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, येट दे कुड नॉट अचीव प्रैक्टिकलिटी। समझ में आ गई बात? अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आया है, आप अगर सारे एक्ट्स डील कीजिएगा इट विल बी वेरी लेंथी ना। 20 मार्क्स से क्वेश्चन आया, हाउ टू डील सच ए क्वेश्चन। क्वेश्चन कैन कम डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट वर टेकन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, या रिफॉर्म्स इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन were more of a gradual context, comment आ सकता है। आपको सारे रिफॉर्म्स अलग अलग नहीं बताने हैं, आपको क्या करना है, आपको कुछ पैरामीटर निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल सारे एक्ट्स के बाद क्या पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस बढ़ा कि नहीं, पहली बार। 1858 एक्ट के बाद हम देख रहे हैं इंडियंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। 1861 एक्ट के बाद हम देख रहे हैं कुछ इंडियंस नॉन ऑफिशियल्स के रूप में नॉमिनेट हो सकते थे। 1892 में हम देख रहे हैं जो इंडियंस नॉमिनेट हो रहे हैं
इंडियंस ठीक है, it's okay. जो इंडियंस नॉमिनेट हो रहे हैं उसे कौन इलेक्ट कर रहा है? बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। 1909 में हम देख रहे हैं नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी हो गई। 1919 में देख रहे हैं और भी आगे, मींस पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस आपको सारे एक्ट्स में दिखाना है। एक पैरामीटर ये हो गया। सेकेंड पैरामीटर डिस्कशन ओवर द इश्यूज। 1858 एक्ट के बाद इंडियंस डिस्कस कर पा रहे हैं किसी पे? नहीं कर पा रहे हैं। 1861 के एक्ट के बाद इंडियंस कैन डिस्कस, लेकिन उनकी बात मायने नहीं रखती है। 1892 के बाद बजट इश्यूज पे डिस्कशन हो सकता है। 1909 के एक्ट के बाद बजट पे रेजोल्यूशंस मूव हो सकते हैं। आपको रिफॉर्म्स दिखाना है दो पैरामीटर्स पे, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस एंड डिस्कशन ओवर बजट। हो जाएगा? इट्स मोर देन सफिशिएंट। इसी को आ सकता है एक और, इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज द चेंजेस इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें भी वही चीज है, पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करना है, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस एंड डिस्कशन ओवर बजट इश्यूज। दिस वाज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट।